हेलो साथियों, वेलकम टू प्रेप कर में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आपकी क्लास हो रही है, इसका श्री गणेश हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का श्री गणेश हो रहा है। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ। जब हम किसी भी अच्छे काम को करते हैं, है ना, जब हम किसी भी शुभ काम को करते हैं तो भगवान श्री गणेश को हम लोग याद करते हैं हमेशा, है ना। किसी की शादी विवाह होती है तो वहां भी सबसे पहले पूजा श्री गणेश, तो हम शुभारंभ को ही फिर श्री गणेश कहते हैं। तो आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास का श्री गणेश हो चुका है और कोशिश हमेशा यही रहेगी कि ये क्लास अब चलती रहे। परिस्थितियां सम और विषम चलती रहेंगी और इंसान ही परिस्थितियों से जूझता है ना। और जो इन परिस्थितियों को चाहे विपरीत हो, इनको चुनौतियां मान के पार करता है, उसको महापुरुष कहते हैं। आप लोगों के सामने भी ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती रहेंगी, आप उनसे कभी परेशान मत होना। परेशानियां मतलब उतार चढ़ाव जीवन के, है ना। आप अगर अटल रहेंगे अपनी इन चीजों पर, आप अड़िग रहेंगे अपनी इन चीजों पर, हमेशा विजय आपको मिलेगी। हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं आपके साथ कि हमारा उद्देश्य है कि आपको हम पढ़ाएं और पढ़ा के आपको आपके एग्जामिनेशन में सफलता दिलाएं। तो हमारा उद्देश्य भी साफ साफ है आप लोगों के साथ। तो जब एक ही उद्देश्य के दो लोग मिलते हैं तो सफलता को प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता नहीं है ना। चलेगा। हमारा जो ये क्लास है ये लेखपाल के लिए, मुझे 15 मिनट आज शुरुआत में दीजिए, उसके बाद मैं आपकी क्लास को या सिलेबस को शुरू करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे पास पर्याप्त समय है, कम से कम 90 दिन का हमारे पास समय है। 90 मत कहिए, लेकिन 70 दिन के आसपास का समय है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि दिसंबर में ही आपका पेपर हो पाएगा। सबसे जल्दी भी पेपर होगा उसका समय भी दिसंबर ही है। दिसंबर से पहले आपका पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आएगा, पीटी के रिजल्ट के बाद आपके फॉर्म आएंगे, 1 महीने तक कम से कम फॉर्म भरे जाएंगे। तो 35 से 36 दिन तो अभी इसी बात में भी है, या 40 दिन तो अभी इस बात में भी लगेंगे कि फॉर्म की डेट क्लोज होगी। उसके बाद फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, उनकी संख्या को काउंट किया जाता है और ये सारी प्रोसेस चलती है। कम से कम 15 से 20 दिन इस काम में लगते हैं, 20 दिन इस काम में लगते हैं कम से कम। तो अगर 35 दिन में आप 20 दिन और जोड़ लेते हैं तो भी आपके पास कितने हैं? 55 दिन हैं। और 55 के बाद फिर वो इस बात पर बैठेंगे कि भाई सेंटर डिसाइड करें, पेपर डिसाइड करें, कहां पर होगा कहां नहीं होगा, एडमिट कार्ड और ये सब, इसमें भी 20 दिन लगते हैं। तो वही जोड़ जाड़ के अगर देखो तो 55 और 20 75 दिन के आसपास कम से कम इतने दिन है आपके पास। तो हमारी जो रणनीति रहेगी वो कम से कम कितने दिन की है? 75 दिन की है। तो कम से कम मिनिमम आपके पास 75 डेज हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 75 दिन तो आपके पास हैं ही। कम से कम 75 दिन तो आप लोगों के पास हैं ही। तो आप इन 75 दिन के हिसाब से, हम लोग भी इन 75 दिन के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। बाकी लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का सिलेबस होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो सब पता है। समझो पहले 5-10 मिनट, फिर हम लोग आएंगे अपने सिलेबस पर, या फिर इसमें क्या पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इसमें 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्नों में अगर हम लोग बात करें तो 25 प्रश्न आपके होते हैं। 25 प्रश्न आपके होते हैं हिंदी के। किसके होते हैं? हिंदी के। इसमें 25 प्रश्न आपके होते हैं। 25 प्रश्न आपके इसमें अंक गणित वगैरह के होते हैं। 25 प्रश्न आपके इसमें अंक गणित और थोड़ा बहुत इसमें एडवांस का पार्ट भी रहता है, अर्थात जो मेंसुरेशन वगैरह होता है, क्षेत्र मिति के कुछ। क्योंकि लेखपाल बनने के बाद आपको हो सकता है किसी खेत का, किसी जमीन का मापन भी करना पड़ जाए। हालांकि वो सारी चीजें हम ग्रामीण परिवेश में भी आपको पढ़ाएंगे। मैं तो आपको वो सारी चीजें ग्रामीण परिवेश में पढ़ाऊंगा, है ना। आगे अगर आप देखें आप लोग तो 25 प्रश्न इसमें, इसके साथ साथ आपके 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं। किसके होते हैं? सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होते हैं। और इस सामान्य ज्ञान में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान होती है। क्या होती है? इसमें इतिहास होता है 2-3-4 सवाल। इसमें राज्य व्यवस्था होती है 2-3-4 सवाल। इसमें क्या होती है? राज्य व्यवस्था होती है 2-3-4 सवाल। और इसमें आपका मतलब स्टैटिक, करंट अफेयर सब इसमें होते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दो और जबरदस्त तरीके से फिर सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे और हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें
25 प्रश्न। सब एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसे कहते हैं ग्रामीण परिवेश। क्या कहते हैं? ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश है ना 25। देखो ग्रामीण परिवेश को जोड़ने का जो इसमें मकसद था वो ये था कि जो व्यक्ति लेखपाल बने वो कम से कम ग्रामीण परिवेश से बेहतर तरीके से परिचित हो, ग्रामीण परिवेश से परिचित रहे वो, क्योंकि उसको जो ज्यादातर काम होते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो भूमि की पैमाइश हो, चाहे वो कृषि का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे वो पशुपालन का या पशुओं का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे वो सरकारी जमीन या किसानों की जमीन का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे वो किसानों के मुआवजे की बात करनी हो, चाहे वो गांव में फैल रहे संक्रामक रोग की पशुओं में इसकी रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये जो लेखपाल होते हैं इनके ज्यादातर गांव में ही होते हैं, ज्यादातर काम ग्रामीण समाज से। और जो व्यक्ति ग्रामीण पृष्ठभूमि में काम करेगा, ग्राम समाज में जो व्यक्ति काम करेगा, उसको अगर गांव की जानकारी नहीं होगी, ग्रामीण समाज की जानकारी नहीं होगी, गांव में काम की जो गांव में काम किए जाते हैं उनकी जानकारी नहीं होगी, कृषि की जानकारी नहीं होगी, पशुपालन की जानकारी नहीं होगी, भूमि पैमाइश की जानकारी नहीं होगी, फसलों की जानकारी नहीं होगी, सड़कों की जानकारी नहीं होगी, तालाबों की जानकारी नहीं होगी, तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। क्या हो जाएगा? काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों भैया, जिस आदमी को डॉक्टर बनाया जाता है उसे कम से कम इस प्रकार के रोगों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। जिस आदमी को फिजिक्स का टीचर बनाया जाता है उसको फिजिक्स का ज्ञान तो होना चाहिए ना। जिस आदमी को इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है उसको कानून की जानकारी तो होती है ना। तो उसी प्रकार से जिसको लेखपाल बनाया जाता है उसे ग्रामीण परिवेश की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे ग्रामीण परिवेश की जानकारी हो, ग्रामीण परिवेश की उस व्यक्ति को जानकारी हो। अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर जो 2015 के हमारे पेपर हैं, क्या है 2015 का हमारा जो पेपर था उसमें इसी प्रकार से क्या थे 100 प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 0.8 मार्क्स का था, 0.8 मार्क्स, ये भी 0.8 मार्क्स, ये भी 0.8 मार्क्स है ना। प्रत्येक प्रश्न इसमें 0.8 मार्क्स के थे। तो 100 प्रश्न जब 0.8 मार्क्स के हो जाएंगे तो 100 में जब आप 0.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 20 नंबर आपके हो जाएंगे, सॉरी 80 नंबर आपके हो जाएंगे। हाँ, समझ रहे हो आप बात को? तो 80 नंबर आपके यहां पर हो जाएंगे, 80 मार्क्स आपके यहां पर हो जाते थे। 2015 की बात कर रहा हूं। और जो 20 नंबर आपके बचे ये लेखपाल में एक आपका होता था इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू 20 नंबर का होता था और इंटरव्यू में प्राप्त किए गए नंबर प्लस 80 में प्राप्त किए गए नंबर के आधार पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती थी। यहां पर आपकी कट ऑफ बनती थी, यहां पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती थी, अर्थात आपकी कट ऑफ यहां पर बनती थी। और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन आपको पता होगा कि इस इंटरव्यू की अगर बात करें आपके बी श्रेणी की जॉब में या सी क्लास की जॉब में, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए कि इन साक्षात्कार में, इंटरव्यू में धांधली होती है और इंटरव्यू को बंद किया जाना चाहिए। सरकार ने इस बात को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया कि सचमुच में ऐसा होता होगा, क्योंकि इसके लिए बोर्ड डिसाइड नहीं होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि लेखपाल का अगर इंटरव्यू लेना है तो जिले का डीएम आपका इंटरव्यू लेगा, जिले का जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सीडीओ वगैरह, ये सब बोर्ड में बैठते थे और आपका जिला आधारित, जिले के स्तर पर आपका इंटरव्यू हो जाता था। तो यहां से करप्शन की कई बारी बातें निकल कर आती थी कि इन सब में करप्शन होता है। समझ रहे हो बात को? तो जब बात करप्शन की निकल के आती थी तो ये इसको क्या कर दिया गया कि जो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है उसको समाप्त कर दिया गया इसमें। अब आपके 20 नंबर के इंटरव्यू नहीं होंगे इसमें। इसका मतलब है कि अब आपके 100 प्रश्न ये तो होंगे, लेकिन क्या 80 मार्क्स के होंगे या फिर ये 100 मार्क्स के होंगे या फिर इस सिलेबस में कोई बदलाव होगा? तो देखो, हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इंटरव्यू के खत्म करने के बाद आपके लेखपाल में सिलेबस में चेंज हो सकता है। और सिलेबस में चेंज इस प्रकार से होगा कि आपके इनको 20-20 मार्क्स का कर दिया जाए और 20 नंबर की रीजनिंग जोड़ दी जाए। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत उम्मीद है।
जब आपका सिलेबस डिक्लेयर किया जाएगा तब ये बताया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न इसमें आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आपके इसमें होंगे। तो इसीलिए रीजनिंग की चर्चा बार बार हो रही है कि क्या रीजनिंग 20 नंबर की इसमें जुड़ जाएगी, और अगर रीजनिंग इसमें 20 नंबर की जुड़ जाती है और 20-20 ये हो जाते हैं तो आपके 5 × 20 अर्थात 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। 100 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। पहली बात ये तो सिलेबस मैंने समझाया। दूसरा यह है कि इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, तैयारी करना जरूरी क्यों है। जो ऐसे लोग जिन्होंने अभी भी तैयारी को शुरू नहीं किया है उनको ये तैयारी करना क्यों जरूरी है, तैयारी करना क्यों जरूरी है ना, तैयारी करना क्यों जरूरी है। तो मैं बताऊंगा तैयारी करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो तैयारी करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस बार की अगर हम लोग बात करें तो पीईटी के एग्जाम में सुना गया था कि भैया लगभग 27 लाख लोगों ने फॉर्म भी भरा था। ध्यान से समझो इसका मैकेनिज्म सारा, कि लगभग 27 लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन उसमें से सिर्फ 21 लाख लोगों का ही पेमेंट हो पाया था। 21-22 के आसपास लाख लोगों का ही पेमेंट इसमें हो पाया था। और कहा जा रहा है कि अगर यही सीधे लेखपाल के फॉर्म आते तो कम से कम इसमें 30+ लाख लोग होते, क्योंकि पीईटी की जानकारी तो बहुत लोगों को थी ही नहीं। लोगों ने पीईटी को गंभीरता से लिया ही नहीं और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। रजिस्ट्रेशन करवा पाए तो उनका बाद में पेमेंट नहीं हो पाया और सरकार ने स्थिति को आगे नहीं बढ़ाया, सरकार ने इसको आगे नहीं बढ़ाया था। तो कई लाख लोग यहां पर ऐसे रह गए जिनका फॉर्म नहीं भर पाया, सबमिट नहीं हो पाया। तो केवल आपके 21 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन कर पाया और उसमें से भी एब्सेंट हो गए करीब 3-4 लाख के आसपास। तो 17-18 लाख लोगों ने ये परीक्षा दी थी। एक तो यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ही, मान लो 1.5 लाख लोगों को ही आगे लेखपाल की परीक्षा में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। 7,000 वैकेंसी हैं। कितनी है? 8,000 वैकेंसी हैं और 8,000 वैकेंसी पर केवल 1.5 लाख फॉर्म होने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी से ही कंपटीशन छट चुकी है और एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की फाइट रहेगी, 20 लोगों की लड़ाई रहेगी एक सीट पर। और इससे पहले क्या होता था कि एक सीट पर आपकी कम से कम 1,000 लोगों की लड़ाई रहती थी। क्योंकि देख लीजिए इन 8,000 पे आपके 30 लाख लोग अगर सीधे भर्ती होते, सीधे फॉर्म भरे जाते, तो 30 लाख लोग फॉर्म भरते और 30 लाख लोग लेखपाल की परीक्षा में बैठते। ऐसा ही होता ना। लेकिन अब कैसा है, 8,000 लोग सीटों पर केवल और केवल 1.5 लाख लोग इस पर एग्जाम दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी आपकी कंपटीशन पहले ही बहुत कमजोर पड़ गई है। एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 20 लोग फाइट करेंगे पार्टिसिपेशन, मतलब 5% संभावना तो आपकी अभी से बन गई है इसमें सिलेक्शन होने की। और सरकारी नौकरी में 7-8-10% संभावना अगर हो ना किसी की तो बहुत मानी जाती है, और 5% तो आपकी अभी से बन गई है, क्योंकि एक सीट पर सिर्फ 20 लोग होंगे। तो 5% की संभावना तो आपकी अभी से बन गई है। समझ रहे हो बात को? और अगर किसी को अपने सिलेक्शन की 7-8% संभावना होती है तो वो प्रबल दावेदार माना जाता है सरकारी नौकरी में। इतनी संभावना बन जाए, क्योंकि एक सीट पर हजारों लोग फॉर्म भरते हैं। जब मान लो 1,000 वैकेंसी है तो 10-10, 20-20 लाख फॉर्म भर जाते हैं। 35,000 वैकेंसी थी आपकी एनटीपीसी की, उसमें लगभग 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। क्या कंपटीशन है देखिए। लेकिन यहां तो वैसा है ही नहीं। तो इसकी तैयारी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला तो इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, शॉर्ट लिस्टेड हैं। पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो गए, और जब पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो गए मतलब 30 लाख लोगों को मैनेज करना और 1.5 लाख लोगों को मैनेज करना इसमें आसान होगा। 1.5 लाख लोगों को मैनेज करना, पीसीएस की परीक्षा में भी 3-4-5 लाख लोगों को मैनेज करना होता है। और जब इतना कम नंबर हो जाता है तो नकल की संभावना 0 होती है। यूपीएससी में नकल क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है और बहुत अच्छे से वो करा ले जाते हैं इतने। जब ज्यादा संख्या बढ़ जाती है एसएससी में क्यों हो जाती है? क्योंकि लाखों लोग उसमें बैठे होते हैं।
क्यों चीटिंग हो जाती है? लाखों लोगों को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जिले जिले में बनाने पड़ते हैं आपके सेंटर। लेकिन सिर्फ 1.5 लाख लोगों के लिए जब ये परीक्षा होगी तो नकल की, चीटिंग की संभावना बहुत कम हो जाएगी, अपने आप ही जीरो हो जाएगी। कम नहीं, बिल्कुल 0% हो जाएगी। मतलब यहां पर जो मेहनत करेगा वो उस लेखपाल में सेलेक्ट होगा। बढ़िया, जो जिनकी रैपो बहुत अच्छी है उन्हीं सेंटर को ये दिए जाएंगे लेखपाल की परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम है। यही तो पीईटी का मतलब था, कैंडिडेट बहुत कम है। भाई ये गेट बंद कर लो, कैंडिडेट बहुत कम है। समझ रहे हो बात को? तो ये संभावना और बढ़ जाती है आपकी यहां सिलेक्शन होने की। तो जिसने मेहनत की है, एक सीट भी खराब नहीं होगी नकलचियों के चलते। इसमें कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा जो गलत तरीके से हो या नकल से हुआ हो। बहुत कम संभावना रह जाती है। पेपर लीक की संभावना कम बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब मान लो लखनऊ से हर जिले में पेपर भेजे जाते हैं। लखनऊ से हर जिले में, हर शहर में जब ज्यादा 30 लाख लोगों को एक साथ परीक्षा करानी हो तो भेजने पड़ेंगे आपको। एक एक शहर में आपको 20-20 सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो 20-20 जगह जब आप पेपर भेजोगे, अर्थात पेपर का जब डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा संभावना बढ़ जाती है पेपर के लीक होने की। लेकिन यही जब सेंटर बहुत कम होते हैं, सेंटर बहुत कम होंगे, तो यहां पर नकल की संभावना है, पेपर लीक की संभावना बिल्कुल जीरो होगी। पेपर लीक की संभावना बिल्कुल जीरो होगी यहां पर। तो इसीलिए और आपको तैयारी करनी चाहिए, इसलिए और आपको ये सीरियस लेना चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन पर आएंगे और अभी आपके नेगेटिव मार्किंग पर आएंगे। चिंता मत करो, जिसको लग रहा है क्लास शुरू करनी चाहिए वो समझ ले पहले कि क्यों पढ़ना चाहिए। हम उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू तो कर ली, 75 दिन की रणनीति के साथ में उतरा हूं यहां पे, और 75 दिन तक आपकी धुआंधार बल्लेबाजी चलेगी, न सिर्फ ग्रामीण परिवेश की, बाकी सारे सब्जेक्ट की। अभी तिवारी सर आपको टाइम टेबल लेकर आएंगे। समझ रहे बात को? तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पहले तो कंपटीशन कम, दूसरी यहां पर आपका चीटिंग की संभावना कम, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होंगे, और तीसरा आपका इसीलिए क्योंकि इस बार इलेक्शन होने हैं तो सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी। तो समय पर सब कुछ होगा यहां पर, टाइम टू टाइम। अर्थात ये इलेक्शन जब तक चुनाव या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी, तब तक आपका क्या हो जाएगा, परिणाम ले आएंगे ये लोग पॉजिटिव होने के लिए। परिणाम, रिजल्ट तब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका। आप ऐसे मान के चलिए कि आप एक फेज तो पार कर चुके हैं, अगर पीईटी को करते हैं आप सेकंड फेज में आया, आप मेंस दे रहे हैं किसी परीक्षा का, अगर आप पीईटी को पास कर चुके हैं तो समझ रहे हो बात को? तो क्या हो जाएगा, परिणाम बहुत जल्दी आएगा। तो इसीलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि अगले साल तक आपकी शादी वादी हो जाए, है ना, अगले साल तक आपकी शादी हो जाए, आप एकदम सुकून की जिंदगी जिए, अगली दिवाली पर आपके पटाखे फूटे, है ना, तो लेखपाल की तैयारी आपको करनी चाहिए। ये 3 बहुत बड़े रीजन है इस साल लेखपाल की तैयारी करने के लिए। और चौथा रीजन ये है कि अब तक 8000 वैकेंसी बहुत कम समय ही आई है लेखपाल में। 5वां रीजन ये है कि उससे पहले यूपीएसआई की परीक्षा हो जाएगी, तो जो होशियार कैंडिडेट होंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वो यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे वो। तब तक जब यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी लेखपाल की परीक्षा छोड़ देंगे। लेखपाल की परीक्षा फिर वो छोड़ देंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोगों का सपना होता है सब इंस्पेक्टर बनना, तो वो लेखपाल की नौकरी, लेखपाल का पेपर छोड़ देंगे यहां पर, अगर यूपीएसआई का रिजल्ट प्री का, मेंस का तब तक आ जाता है तो ये भी यहां पर रहेगा आपके लिए पॉजिटिव, कि जो बहुत होशियार लोग हैं कंपटीशन के, जो बहुत पढ़ाकू लोग हैं, वो यहां से छट चुके होंगे, वो यहां से निकल चुके होंगे और यूपीएसआई की तरफ सेलेक्ट हो जाएंगे वो। तो ये भी कारण है। और इसके बाद एक और कारण इसीलिए है क्योंकि लेखपाल की तैयारी जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी हो जाएगी। इसके बाद यूपी में जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी आएगी, कहीं ना कहीं आपकी यूपी कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी, यूपी पुलिस की, और कहीं ना कहीं इसके बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, और कहीं ना कहीं जो आपका 2018 का वीडियो था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका पेपर मार्च में है, तो कहीं ना कहीं आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। और अगले साल होने वाले पीईटी को भी आप तैयार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो इतने कारण हैं जिसलिए आपको लेखपाल की तैयारी आपको करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ग्रामीण परिवेश पर, है ना, ग्रामीण परिवेश पर। बाकी रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो अगर हम लोग बात नॉर्मलाइजेशन की अगर करें या नेगेटिव मार्किंग की, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में।
अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ये जब तक नहीं आ जाता आपका क्या, जब तक नहीं आ जाता आपका क्या रिजल्ट और नोटिफिकेशन, तब तक हम इसको नहीं, नोटिफिकेशन जब तक लेखपाल का नहीं आ जाता तब तक ये क्लियर नहीं होगी, है ना, तब तक ये क्लियर नहीं होगी। तो परेशान मत होइएगा, ये तभी बात हम इस पर करेंगे, पहले से कोई बात नहीं होगी। अब हम बात आ जाते हैं ग्रामीण परिवेश पर। ग्रामीण परिवेश पर आज से कॉपी नहीं ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और ग्रामीण परिवेश एक कॉपी पर उस पर लिख लीजिए। ग्रामीण परिवेश लिख लीजिए, मेरा नाम लिखना चाहे तो, ताकि आपको याद बना रहे कि किससे हम लास्ट तक पढ़े थे, है ना, किससे आप लास्ट तक पढ़े थे। और आज से डेली शाम को 7 बजे क्या हो, डेली शाम को 7 PM पर आपकी ग्रामीण परिवेश की क्लास होगी। और ये ग्रामीण परिवेश की क्लास अब ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ सिलेबस डिवाइड कर लेंगे, आधा कोई और आधा कोई और, पूरा ग्रामीण परिवेश अर्थात 100% ग्रामीण परिवेश में स्वयं आपके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ग्रामीण परिवेश 100% आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा। और ग्रामीण परिवेश के चैप्टर कौन कौन से होंगे इसको भी एक बार जल्दी से लिख लीजिए कि ग्रामीण परिवेश के चैप्टर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले भारतीय समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, राजस्व परिषद के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत की कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि के साथ साथ हम लोग भारत की कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। कृषि प्रणालियों की बात करेंगे, हम लोग किन किन प्रणालियों के माध्यम से कृषि को किया जाता है ना। कृषि बीज की बात करेंगे, कृषि बीज की बात करेंगे। बीज के बाद जो इसकी किस्म होती है ना, इनकी हम लोग बात करेंगे। कृषि रोगों की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कृषि रोगों की हम लोग बात करेंगे। कृषि यंत्रों की हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे भैया, कृषि यंत्रों की हम लोग बात करेंगे। कृषि यंत्रों की बात करेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ आप आगे लिख लीजिए, चौथा चैप्टर भूमि मापन की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, भूमि मापन की बात करेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ कृषि दस्तावेज या भूमि दस्तावेज की बात करेंगे। पहले तो भूमि सुधार और इसके बाद भूमि दस्तावेज, है ना, भूमि सुधार और भूमि दस्तावेज की बात हम लोग यहां पर करेंगे। हम लोग भूमि दस्तावेज की यहां पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। विकास कुमार कह रहे हैं सर लेखपाल के लिए CCC का सर्टिफिकेट जरूरी है क्या। अब तक तो ऐसा है कि जरूरी है, आप कर लीजिए CCC, अभी भी समय है, फॉर्म भर दीजिए। और जब फॉर्म CCC का, और जैसे ही लेखपाल का फॉर्म आ जाता है तो उसमें यस लिख देना कि हाँ मेरे पास CCC है, कहानी खत्म। अगर नहीं किया है तो वैसे तो आपको अब तक कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो भूमि सुधार। इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो पशुपालन का होगा। वैसे तो पशुपालन कृषि में ही आ जाती है, लेकिन यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ जो पशुगणना है, क्या है, पशुपालन के साथ साथ जो हमारी पशुगणना है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। कट ऑफ जनरल EWS, जनरल की तो आपको पता है सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद आपके OBC की, और उसके बाद EWS की कट ऑफ रहती है। उसके बाद आपकी हाँ जी भाई EWS की कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ के लिए परेशान मत होइए आप, कट ऑफ के लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो EWS की कट ऑफ बहुत कम रहती है, आप चिंतित बिल्कुल भी मत होइए EWS की कट ऑफ को लेकर। खाम कहां परेशान होते हैं, आप तो खामखा परेशान होते हैं। यूपी PET रिजल्ट, हाँ जी, शिवम यादव कह रहे हैं 75.75 है, प्लीज बता दो सर कट ऑफ। अब मुझे कैटेगरी नहीं पता ना, यादव, अच्छा शिवम यादव नाम है इनका, तो होपफुली जहां तक मुझे पता है शायद OBC कैटेगरी में आते होंगे। OBC कैटेगरी हाँ लगभग हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे विचार है, मेरा मन है। थोड़ा सा शायद टाइट पड़ सकता है, थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखिए कि शायद सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो। क्योंकि अगर आपके 57 नंबर आए हैं, 58 नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए शायद पेपर मुश्किल लगा होगा। जब आपको लगा होगा तो हो सकता है दूसरों को भी लगा हो मुश्किल।
है ना। तो बट कोई बात नहीं, होपफुली आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए भी कि कट ऑफ ज्यादा रहती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आगे की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, उसमें मन लगाना है। यूपी कांस्टेबल आने वाला है और यूपी कांस्टेबल के लिए आपकी पीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको पीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिना पीईटी को पास किया, बिना पीईटी को फॉर्म भरे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे पाएंगे, है ना भाई। तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आ जाते हैं, तो लिख लो नहीं, चैप्टर में आपको लिखा रहा हूं, फिर आप कहोगे सर ये हो गया वो हो गया। तो पशुपालन और फिर पशुगणना आपकी। इसके बाद राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम पशुगणना में जो नस्ल होती हैं पशुओं की, उनकी भी बात करेंगे, समझ रहे हो। तो राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम लोग इस ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए तो कृषि से संबंधित जो आपकी क्रांतियां होती हैं या भूमि से संबंधित जो पिछले समय में कुछ कानून बने हैं, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उन पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो मेजर एक और चैप्टर है जिसको कहते हैं पंचायती राज, पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज अधिनियम की बात यहां पर हम करेंगे, पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज अधिनियम की यहां पर चर्चा करेंगे। अर्थात पंचायती राज अधिनियम 1947 का जो यूपी का है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर नए नोट्स बनाइए, नए नोट्स। आप कह रहे हैं कि सर पुराने नोट्स हैं उनमें ही अपडेट कर लें, क्या? उनको पढ़ जरूर लीजिए, उनमें याद जरूर कर लीजिए, लेकिन नई नोट्स, क्योंकि कुछ चीजें मेरे भी दिमाग में अपडेट हुई हैं, वो 1 साल पहले के नोट्स हैं, तो कुछ चीजें मुझे भी नई मिली होंगी इस बीच में, इस अंतराल में। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप नए नोट्स बनाइए, चलेगा। बाकी का जो ग्रामीण परिवेश का हिस्सा है वो पूरा का पूरा यूपी जीके है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की बात करें तो 12 से 14 सवाल यहां से होते हैं, 10 से 12 सवाल यूपी जीके से होते हैं, और तब मिलके 25 सवाल बनते हैं। तब मिलके इसमें क्या बनते हैं, 25 सवाल बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तब मिलके आपके 25 सवाल बनते हैं यहां पर। समझ रहे हो बात को? और यूपी जीके की अगर हम लोग बात करें तो डेली शाम को 9 PM पर आपकी क्लास चल रही है। ये क्लास, ये कक्षा, ये सेशन बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको सिलेबस लिखा दिया है यहां पर, ठीक है, सिलेबस लिखा दिया है। आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। ग्रामीण परिवेश की क्लास के साथ साथ आपकी यूपी जीके की क्लास चलती रहेगी, चिंता बिल्कुल मत करिएगा, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। तो ये सारे चैप्टर आपके रहेंगे इस ग्रामीण परिवेश में, जिसमें मैंने कुछ छूट गए हैं उनको भी ऐड करा दूंगा, चिंता मत करिए। वो सारे मैं एक साथ आपके ये सारे चैप्टर कराऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। बाकी हमारा पहला चैप्टर कल से शुरू होगा, हमारा प्रथम चैप्टर कल से शुरू होगा, प्रथम अध्याय हमारा कल से शुरू होगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, मोटिवेट रहिएगा कि आपको लेखपाल की तैयारी करनी है, और 100% लेखपाल की हम लोग तैयारी आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे और कराएंगे। कल से आपका पहला चैप्टर इसमें शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस लेखपाल के लिए आपका करंट अफेयर भी बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर की डेली क्लास सुबह 6 बजे चल रही है। करंट अफेयर की डेली क्लास सुबह 6 PM पर चल रही है। आप लोग सुबह 6 AM पर, सॉरी, आप लोग सुबह 6 AM की इस क्लास में आते क्यों नहीं हो? हाँ जी भाई, क्यों नहीं आते हो, है ना भाई? एक विद्यार्थी कह रहा है कि पहले फ्री देते हैं, बाद में सब पेड कोर्स कर देते हैं। आपको भी, मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसी मानसिकता है तो आपको भी किसी से कुछ फ्री नहीं लेना चाहिए। आप किसी की वो मत लो कि आप किसी की कृपा या दया पर, अगर कोई आपसे छोटी मोटी फीस लेता है तो दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहिए,
और ये भी सही बात है कि कोई भी फ्री में देगा तो बहुत लंबे समय तक शायद नहीं दे सकता, सबको जरूरत होती है चलाने की और चलने की। बहुत आज के समय पर सच में बहुत महंगाई है, तो उस चीज को नेगेटिव मत लीजिए। आप क्यों किसी से कुछ चीज फ्री में लेना चाहते हैं, आप मत लीजिए बिल्कुल भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आज के समय में कुछ फ्री में मिलता है क्या? हम और आप भी फ्री में शायद काम नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक, कुछ समय तक कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसको नेगेटिव मत दिया करिए। ये सारी चीजें चल रही, ये सिस्टम रेगुलेट होने के लिए पैसे की सबको आवश्यकता पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो बात को। तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, मैं तो किसी को बुरा नहीं बोल रहा इस बारे में, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि सबको चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसे बिजली का बिल देना होता है, ऐसे महंगे महंगे बोर्ड लाने होते हैं, टीचर को पैसा देना पड़ता है, उसे रूम या फ्लैट जो भी होता है, कमरे, ऑफिस जो होता है। आज के समय में ऑफिस बहुत महंगे हैं। दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में आप डोमेस्टिक जो घर होते हैं उनमें ये स्टूडियो नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कमर्शियल बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, और कमर्शियल बिल्डिंग का किराया 2-3-4 लाख से शुरू होता है नोएडा और जैसे दिल्ली जगहों पे, समझ रहे आपको। तो खर्चा ही लोगों का बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर आप कुछ भी ऐसा विचार मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। चलेगा आगे की आज क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कह रहे हैं पीटी का रिजल्ट कब आएगा। पीटी के रिजल्ट के बारे में जो मेरे पास न्यूज थी वो कहा गया था कि 7 अक्टूबर तक, होपफुली प्रोबेबल ऐसा है कि 7 अक्टूबर तक आपका ये रिजल्ट क्लियर हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये 100% सच मैंने तब भी नहीं बताया था, अब भी नहीं कह रहा हूं कि 100% सच हो, लेकिन अगर आगे भी जाएगा तो बहुत लंबा नहीं जाएगा, 10-12 तारीख तक मुझे लगता है शायद जाएगा। अब क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है और लेखपाल की वैकेंसी अब आ जानी चाहिए। अब विद्यार्थियों के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, बहुत लंबा समय खिंच गया ऑलरेडी, अब बहुत समय हो गया, अब आपके एग्जाम होने चाहिए। चलेगा, मैं यूपीजी के आपको आज रात 9 बजे भी पढ़ाऊंगा, वहां पर आपकी वो लेखपाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, लेखपाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपके लेखपाल के लिए है ही, तो बताने की जरूरत है ही नहीं। यूपीजी के 10-12 सवाल होते हैं 25 सवालों में इनमें, तो लेखपाल के लिए यूपीजी के आपकी 9 बजे डेली चलती है, ये शाम को 7 बजे चलेगी, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, और जीके जीएस की क्लास का इंतजाम कर देंगे। मैथ भी आपका चलने लग गया है अब तो, और सारी चीजें आप रनिंग हो रही हैं। आपकी रीजनिंग भी रात को 10 बजे चलती है, तो रीजनिंग की तैयारी भी आप करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर बाद में आया तो फिर एकदम से आप रीजनिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। प्रेप कर, क्रैक कर। थैंक यू।